हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने इस क्लास में हिस्ट्री चल रही थी। दोस्तों, पहले मैं हिस्ट्री का आपको अरब आक्रमण बता चुका हूँ। मध्यकालीन भारत से स्टार्ट किया था हमने दोस्तों, मध्यकालीन भारत से स्टार्ट किया था और आपका अरब आक्रमण हो चुका है। अरब आक्रमण में बता चुका हूँ कि पहले मुस्लिम साम्राज्य, पहला सफल आक्रमण किसने किया था, पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था और वो कौन था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, क्यों आक्रमण किया था, किस लिए आक्रमण किया था, क्या क्या ले गए वो और क्या दे गए हमको, ये सारी बातें हो चुकी थी दोस्तों। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको तुर्क साम्राज्य। क्या दोस्तों, तुर्क। अब दोस्तों, आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया, प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया। जैसा कि दोस्तों कल की वीडियो में हमने देखा था कि प्रथम अरब आक्रमण किया या प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया, कहाँ पर किया, किसके ऊपर किया। ऐसे दोस्तों आज हम देखेंगे कि तुर्क आक्रमण किसने किया। या दोस्तों, तुर्क आक्रमण किसने किया। अब देखिए दोस्तों, तुर्क आक्रमण आपसे पूछ लेता है कि प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया, किस पर किया या किस समय किया। ये सारी बातें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो ये तुर्क, जब दोस्तों तुर्क आक्रमण की बात आती है उस समय दोस्तों तुर्क में 4 लोगों का नाम आता है। सबसे पहले आता है दोस्तों अलप्तगीन का, दूसरे नंबर पर दोस्तों बात आती है सुबुक्तगीन की, तीसरे नंबर पर बात आती है दोस्तों आपके महमूद गजनवी की, और चौथे नंबर पर बात आती है मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी की दोस्तों, इनका सबका एक अलग अलग रोल है। अलप्तगीन ने पहले अपने साम्राज्य की स्थापना की, सुबुक्तगीन पहला तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी 17वां आक्रमण, मोहम्मद गौरी जिसके गुलाम द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दोस्तों क्या होता है कि अब बात आती है अलप्तगीन की। क्या है दोस्तों अलप्तगीन क्या है कि ये तुर्क के आक्रमण कहाँ के थे दोस्तों, ये तुर्क के थे। कहाँ के थे, ये तुर्क के थे। अब दोस्तों ये तुर्क के हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि गजनी में, एक अफगानिस्तान में जो गजनी है दोस्तों, गजनी में इसने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। तुर्क साम्राज्य की स्थापना की कब की, तो इसने की 932 ईस्वी में। कब की दोस्तों, 932 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ जाए कि तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों वह है अलप्तगीन। किसने की थी, अलप्तगीन ने। कहाँ पर की थी, गजनी में की थी। और कब की थी, 932 ईस्वी में की थी। कुछ ही दिन शासन कर पाया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अलप्तगीन का सुबुक्तगीन, ये गुलाम हुआ करता था। क्या था दोस्तों, गुलाम हुआ करता था और इसी का दामाद था। गुलाम और दामाद थे। अब देखिए दोस्तों, सुबुक्तगीन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो सुबुक्तगीन दोस्तों, अलप्तगीन का क्या था कि अलप्तगीन का दामाद हुआ करता था सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन जब दामाद था तो दोस्तों इसने, उसके बाद इसी का शासनकाल आया, उसी बाद इसका शासनकाल। इसने क्या किया कि 977 ईस्वी में इसने एक वंश की स्थापना की। तुर्क साम्राज्य को छोड़कर के इसने एक यामनी वंश की स्थापना की। यामनी वंश की स्थापना कर दी इसने 977 ईस्वी में। 977 ईस्वी में यामनी वंश की स्थापना कर दी। किसने की, सुबुक्तगीन ने की। अब दोस्तों सुबुक्तगीन क्या था कि सुबुक्तगीन जिस समय सुबुक्तगीन तुर्क पर राज्य कर रहा था, उसी समय अपने भारत के पंजाब पर, कहाँ पर दोस्तों, भारत के पंजाब पर कौन कर रहा था, राजा जयपाल कर रहा था। राजा जयपाल जो थे वो दोस्तों पंजाब पर कर रहे थे। शासन उनका किसका था, जयपाल का। बस यही दोस्तों सुबुक्तगीन और राजा जयपाल के बीच, सुबुक्तगीन और राजा जयपाल के बीच की ही लड़ाई 978 ईस्वी में। इसी को दोस्तों क्या माना जाता है, पहला तुर्क आक्रमण। क्या माना जाता है, पहला तुर्क आक्रमण माना जाता है। इसी को पहला तुर्क आक्रमण माना जाता है। 978 ईस्वी में राजा जयपाल के ऊपर करता है। बल्कि दोस्तों राजा जयपाल के ऊपर ना करके राजा जयपाल खुद इसके ऊपर करता है। राजा जयपाल वहां से अपनी सेना ले जाकर के सुबुक्तगीन पर चढ़ाई करता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, सुबुक्त किसी के घर पे जाकर मारेंगे तो अंततः हार ही होगी, और राजा जयपाल की हार हुई। अब राजा जयपाल की दोस्तों हार हो जाने के बाद ये हार से वापस आ गया, लौट कर चला आया दोस्तों। उसके बाद जब सुबुक्तगीन की एज हो गई, उसके दोस्तों मृत्यु के करीब पहुंच गया, तो उसने क्या सोचा कि लाओ हम किसी अपने बड़े बेटे को राजा बना दें। तो इसके 2 बेटे हुआ करते थे। इसके कितने बेटे थे दोस्तों, 2 बेटे थे। अब इसके 2 बेटे कौन कौन से थे, एक था इस्माइल खान
आप सिर्फ दोस्तों सुनते जाइए और जो जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखते जाइए, आपकी इन सारी टॉपिक से आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और दूसरा था महमूद गजनवी। कौन है दोस्तों? महमूद गजनवी। अब ये महमूद गजनवी दोस्तों क्या होता है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर कोई राजा होता है तो राजा का हमेशा बड़ा बेटा ही राजा बनता है, राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है, जनरली ये होता है। लेकिन इसमें क्या हो गया, सुबुक्तगीन ने तो इस्माइल खान को अपना राजा बना दिया, लेकिन सुबुक्तगीन के मृत्यु हो जाने के बाद महमूद को ये बात पसंद नहीं आई। जब पसंद नहीं है तो इसने इसकी मृत्यु कर दी दोस्तों, इसने इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोस्तों खुद महमूद गजनवी राजा बन गया। क्या हो गया दोस्तों? महमूद गजनवी खुद राजा बन गया। अब महमूद गजनवी के राजा बनने के बाद महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जगह जगह पर 17 बार, मुल्तान में, पेशावर में दोस्तों, पंजाब में और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और अंततः जाटों के विरुद्ध, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाना। उसके साथ कई कवि भी हुए दोस्तों, उतबी, बैहाकी, अलबरूनी, ऐसे दोस्तों बहुत बड़े बड़े कवि विद्वान इसके दरबार में रहा करते थे। तो दोस्तों आइए फिर महमूद गजनवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अब दोस्तों आता है आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, अब देखो दोस्तों महमूद गजनवी आता है तो महमूद गजनवी का जन्म होता है 971 ईस्वी में। 971 ईस्वी में जन्म होता है। भारत पर पहला आक्रमण होने से पहले इसका जन्म हो चुका था। उसके बाद दोस्तों ये जब गद्दी पर बैठता है उस समय गद्दी पर शासन करता है 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। 998 इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होने के बाद ही दोस्तों इसके 17 आक्रमण बारी बारी से भारत पर होने लगते हैं। और दोस्तों 17 आक्रमण होते लगते, देखिए दोस्तों क्या होता है कि एक महमूद गजनवी खलीफा से, इससे दोस्तों खलीफा से आज्ञा पत्र लेकर, क्या दोस्तों आज्ञा पत्र लेकर के जो राज करता है, खलीफा से जो आज्ञा पत्र लेकर राज करता है उसको सुल्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुल्तान बोलते हैं। और ऐसा करने वाला ये प्रथम शासक था। महमूद गजनवी खलीफा से आज्ञा पत्र लेकर दोस्तों राज करता था, इसलिए इसको सुल्तान बोला जाता है। क्या दोस्तों? सुल्तान बोला जाता है। सुल्तान की उपाधि इसने धारण की थी। और दोस्तों जो आज्ञा पत्र होता है, खलीफा से जो आज्ञा पत्र मिलता है, आज्ञा पत्र, इसको बोलते हैं सनद। क्या बोलते हैं दोस्तों? सनद। इसको बोलते हैं सनद। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार से उपाधियां हुआ करती थी। एक होती थी गाजी, दूसरी होती थी सुल्तान, और तीसरी होती थी बादशाह या बादशाह। कौन सी दोस्तों? बादशाह या बादशाह। ये 3 उपाधियां उस समय हुआ करती थी। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला गाजी कौन था दोस्तों? गाजी की उपाधि धारण करता है यही। और उसके बाद दोस्तों गाजी की उपाधि बाबर भी धारण करता है। गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का ये मतलब होता है दोस्तों कि गाजी का मतलब होता है दोस्तों काफिरों को मारने वाला। क्या होता है दोस्तों? काफिरों को मारने वाला और कभी ना हारने वाला। कोई भी युद्ध अगर ना हारा हो तो उसको गाजी बोलते हैं। क्या दोस्तों? गाजी बोलते हैं। अगर कोई भी युद्ध नहीं हारा हो तो उसको हम गाजी बोलते हैं। और सुल्तान दोस्तों क्या होता है कि सुल्तान जो उस समय के खलीफा होते थे। खलीफा कौन थे मैं दोस्तों ये कल की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, और बता दूं कि खलीफा मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं। क्या दोस्तों? सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं। खलीफा कौन थे? वो सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं। और सुल्तान की उपाधि दोस्तों, सुल्तान की उपाधि कब धारण करता है? जब खलीफा से सनद प्राप्त हो जाता है। सनद का मतलब क्या होता है कि जैसे जिस प्रकार से आज्ञा पत्र में लिखा होता है उसी प्रकार से अपना शासन करने वाला शासक सुल्तान कहलाता है। जिस मतलब यानी कि जो खलीफा होते हैं जिस प्रकार से उन्हें अपना आज्ञा पत्र दे देंगे कि आपको अपने प्रजा के साथ में इस तरीके से व्यवहार करना, इस तरीके से रहना है, क्या क्या अपने साम्राज्य में करना है, उस तरीके से दोस्तों अगर कोई राजा चलाता है अपने राज्य को, साम्राज्य को, तो उसको सुल्तान बोलते हैं। और दोस्तों बादशाह और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर था। कौन था दोस्तों? बाबर। अब बादशाह और बादशाह का मतलब क्या होता है कि जो खलीफा को नहीं मानता हो, खलीफा की कोई भी आज्ञा को ना मानने वाला बादशाह या बादशाह कहलाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि
सॉरी दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता। इसके बाद इसके पास दो अन्य उपाधियां थी। इसके पास दोस्तों दो अन्य उपाधि थी। एक उपाधि थी इसकी यामीन उल अल्लाह। यामीन उल अल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछ लेते हैं कि यामीन उल अल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी। और दूसरी भी मिलती जुलती दोस्तों, दूसरी यामीन उल मिल्ला। यामीन उल अल्लाह और यामीन उल मिल्ला, ये दोस्तों दोनों उपाधियां थी। यामीन उल अल्लाह और यामीन उल मिल्ला दोस्तों दोनों उपाधियां थी। अब इनका मतलब क्या था? इनका दोनों का दोस्तों मतलब था कि ईश्वर का दाहिना हाथ। किसका दोस्तों? ईश्वर का दाहिना हाथ। ईश्वर का दाहिना हाथ इसको बोला जाता है। यामीन उल अल्लाह या यामीन उल मिल्ला को ईश्वर का दाहिना हाथ, ये उपाधि अपने आप को ईश्वर का दाहिना हाथ मानता था। अब दोस्तों इसके जो 17 आक्रमण होते हैं भारत पर, बारी बारी जो 17 आक्रमण होते हैं, उसके हमें पूरे 17 नहीं पढ़ने दोस्तों। कई बार भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पहला दूसरा तीसरा लगातार नहीं पूछे जाते, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं, वो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका सबसे पहला जो आक्रमण होता है प्रथम आक्रमण। प्रथम आक्रमण होता है दोस्तों 1000 पे। कब होता है? 1000 पे। और ये दोस्तों आपका पेशावर पे होता है। पेशावर में। कहाँ पर दोस्तों? पेशावर में। दूसरा जो है दोस्तों ये होता है आपका 1001 में। क्या दोस्तों? 1001 में। और ये कहाँ पर होता है? ये पंजाब में होता है। ये पंजाब में होता है। अब देखो पंजाब में क्या है कि 1001 में पंजाब में, और उस समय भी राजा कौन होता है? तो राजा जयपाल होता है। राजा जयपाल। जब 1001 में इसका महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण 1001 में होता है पंजाब में, तो उस समय भी राजा कौन सा होता है दोस्तों? जयपाल होता है। अब जयपाल पर जब आक्रमण, जब ये खुद गया था उससे लड़ने, तब भी हारा था दोस्तों, और जब महमूद गजनवी ने इसके ऊपर आक्रमण किया तो भी दोस्तों हारा। अब ये दोस्तों हार जाता है तो इसको हार से पीड़ा बहुत होती है, अपने आप में इसको अपने आप से नफरत हो जाती है और ये आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? ये आत्महत्या कर लेता है। अब आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद जो राजा जयपाल था जो आत्महत्या कर लेता है, तो कुछ मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा इसे दोस्तों क्या बताया गया? ईश्वर का शत्रु कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? इसको ईश्वर का शत्रु बताया गया है कि इसने अपने हार से दुखी होकर के इसने क्या किया? अपने आत्महत्या कर ली। ये दोस्तों इसका था। अब अगला आक्रमण आता है दोस्तों 1008 में। कहाँ पर आता है दोस्तों? 1008 में। 1008 में अगला आक्रमण आता है, और अगले आक्रमण कहाँ होता है? नागरकोट में। नागरकोट में दोस्तों अगला आक्रमण आता है 1008 में नागरकोट में। नागरकोट में आक्रमण होता है तो क्या होता है दोस्तों? ये मंदिर पर आक्रमण करता है। ये सोमनाथ मंदिर वाला नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी एक मंदिर पर आक्रमण करता है। नागरकोट में जो मंदिर था उस पर आक्रमण करता है। तो वहाँ क्या करता है दोस्तों? ये आक्रमण जब करता है तो वहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ थी सबको तोड़वा देता है। मूर्तियों को तोड़वा देता है और उनको मंदिरों को तहस नहस कर देता है। तो इसमें दोस्तों इसको क्या कहा गया कि इतिहासकारों ने लिखा था कि इसका प्रथम मूर्तियों के खिलाफ जो सफल विद्रोह था वो नागरकोट था। महमूद गजनवी का प्रथम मूर्तियों के खिलाफ, किसके दोस्तों? मूर्तियों के विरोध में जो सफल आक्रमण था वो 1000 का नागरकोट था। उसी समय दोस्तों इसको दो बातें कहेंगे जो कहेगी। एक इसको दोस्तों मूर्ति भंजक, क्या कहा गया दोस्तों? मूर्ति भंजक कहा गया, और एक कहा गया इसको बुत सिकन। मूर्ति भंजक और बुत सिकन यानी नष्ट करने वाला, मूर्तियों को नष्ट करने वाला और उनकी तहस नहस करने वाले को मूर्ति भंजक और बुत सिकन कहा जाता है। अब दोस्तों अगला आक्रमण आता है 1025 में। अब आ जाए दोस्तों 1025 में, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, इस पे इंपॉर्टेंट है ये 1025 का सोमनाथ मंदिर। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर है कहाँ दोस्तों? तो ये है आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात के इस समय सौराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात के सौराष्ट्र में। दोस्तों करंट के हिसाब से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर को जो अभी चेयरमैन है, सोमनाथ की अगर कोई आपसे पूछ ले सोमनाथ मंदिर का चेयरमैन कौन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट होता है उसका चेयरमैन कौन है, तो उसका चेयरमैन इस समय जो अभी के अपने प्रधानमंत्री जी हैं वो मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इसके ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। अब देखिए दोस्तों, जब ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, कौन करता है? महमूद गजनवी। 1025 में जब इस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तो उस समय यहाँ के जो शासक थे वो थे भीमदेव प्रथम। और दोस्तों भीमदेव प्रथम, और इन्होंने ही बनवाया था दोस्तों। और उस समय
सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करा था? भीमदेव प्रथम ने। अब देखो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, अभी आगे जब आप पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में तो फिर वो क्या करता है, फिर वो एक बार आक्रमण करता है। तो उस समय भीमदेव द्वितीय हुआ करते थे। कौन थे दोस्तों? भीमदेव द्वितीय हुआ करते। इस समय भीमदेव प्रथम जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हो रहा, और बनवाया किसने था? भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। अब इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों, इसका जो महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। उस समय इसको लगभग 20 लाख दिनार, कितने दोस्तों? 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार की बोलते हैं कि 20 लाख दिनार का फायदा हुआ था जब इसने यानी कि लूट कर ले गया था। ये बहुत सारा सोना लूट कर ले गया था। लेकिन दोस्तों उस समय क्या होता है कि जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय ये लगभग 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा पंडितों को, यानी हिंदू धर्म के जो दोस्तों थे पंडित, उनको मरवा दिया था। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि 50,000 लोगों को मारना बहुत बड़ी बात होती है। 50,000 एक बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। 50,000 क्या थे? बहुत बड़ी संख्या थी। उस समय भी देखिए दोस्तों 50,000 की मृत्यु उस समय भी, यानी कि उस समय भी एकता का अभाव दिखाई देता है। एकता का अभाव उस समय भी दिखाई देता है। और दोस्तों कहने वाली बात है कि अगर इतिहास में ऐसी सारी घटनाएं हुई हैं तो हमको इतिहास से पढ़ने के अलावा कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए कि क्या होता है दोस्तों। अगर उस समय 50,000 लोगों ने विद्रोह कर दिया होता, एकता दिखा करके इसके विरुद्ध खड़े हो गए होते, तो हो सकता था शायद ये जो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, हो सकता है कि ये नहीं होता, इतनी बड़ी तबाही होने से बच जाती। लेकिन दोस्तों लगता है कि उस समय भी एकता का अभाव होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि इतिहास हम लोगों को पढ़ाया जरूर जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो इतिहास से कुछ सीखने वाली बातें भी हमको मिलती हैं कि अगर इतिहास से कुछ सीखा जाए तो बहुत कुछ सीखने को है। लेकिन दोस्तों चलिए, 50,000 पंडितों को मरवा देता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब ये लौट कर जा रहा होता है, महमूद गजनवी लौट कर जा रहा होता है, तो रास्ते पे इस पर जाटों ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। जब जाटों को पता चला कि सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जा रहा, तो इसको रास्ते में जाटों ने हमला कर दिया। अब जाटों ने हमला कर दिया तो जैसे तैसे बचकर तो निकल गया, लेकिन इसके मन में ये बैठ गया कि मुझ पर जाटों ने हमला किया तो मैं उनको सबक जरूर सिखाऊंगा। और जनरली होता भी है कि अगर कोई आपको परेशान करता है तो आपके मन में कभी ना कभी तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ मन में उमड़ता ही है कि दोस्तों हमें किसी न किसी प्रकार से उससे बदला लेना है। तो तभी फिर दोस्तों अंतिम क्या दोस्तों? अंतिम, और ये 16वां आक्रमण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 16वां आक्रमण, ये 16वां है। और अंतिम आक्रमण 17वां जो था वो 1027 में होता है। कब होता है? 1027 में, जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध दोस्तों? जाटों के विरुद्ध। अंततः क्या होता है? महमूद गजनवी 17वां आक्रमण, उसका अंतिम आक्रमण जो भारत में था वो 1027 में जाटों के विरुद्ध होता है। अब जब जाटों के विरुद्ध होता है तो इसमें भी उसकी जीत होती है और इस प्रकार से उसके सारे आक्रमण खत्म हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है? 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद महमूद गजनवी के साथ में कुछ लेखक भी थे। क्या थे दोस्तों? कुछ लेखक भी थे। इसके जो प्रसिद्ध लेखक थे उतबी। कौन थे दोस्तों? उतबी। और एक अलबरूनी थे, अलबरूनी, और एक फिरदौसी थे दोस्तों, फिरदौसी। कुछ इसके साथ पर भारत भी आए थे। उतबी इसका बहुत ही दोस्तों, उतबी जो था इसका दरबारी कवि हुआ करता था। अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी, ये दोस्तों इसके 4 थे। तो इनके जो ग्रंथ भी मिलते हैं दोस्तों, फिरदौसी का जो ग्रंथ मिलता है वो शाहनामा मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? शाहनामा जो ग्रंथ है फिरदौसी का, वो शाहनामा ग्रंथ मिलता है। शाहनामा ग्रंथ मिलता है फिरदौसी का। और अलबरूनी का दोस्तों तहकीक हिंद, उतबी का है दोस्तों, उतबी का भी एक ग्रंथ मिलता है। इस प्रकार से ग्रंथ मिलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद महमूद गजनवी के बाद दोस्तों आता है आपका, महमूद गजनवी के बाद आपका आता है मोहम्मद गौरी। कौन आता है दोस्तों? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों नोट कर लिया होगा आपने। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब आता है दोस्तों आपका मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी, ये दोस्तों क्या करता है, ये गौड़ साम्राज्य की स्थापना करता है, गौड़ साम्राज्य की स्थापना। गौड़ साम्राज्य की स्थापना करता है। मोहम्मद गौरी क्या करता है दोस्तों, गौड़ साम्राज्य की स्थापना करता है। अब क्या होता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी भी भारत पर आक्रमण करता है, जाहिर सी बात है मोहम्मद गौरी भी भारत पर आक्रमण करता है। और दोस्तों बता दें कि जो महमूद गजनवी था, भारत पर उसका आक्रमण करने का विचार क्या था, उसका भारत पर आक्रमण करने का विचार क्या था, कुछ उद्देश्य होगा भारत पर आक्रमण करने का। तो जिस हिसाब से आपने देखा कि सोमनाथ मंदिर से जाने कितनी धन संपदा लूट कर ले गया, अथाह धन संपदा लूट कर ले गया, और भारत पर जब जब इसने आक्रमण किया तब तब क्या किया दोस्तों, धन संपदा लूटी। तो इससे साफ पता चलता है कि महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी सुबुक्तगीन, ये सारे दोस्तों क्या था कि इनका सिर्फ उद्देश्य क्या था, धर्म का प्रचार प्रसार करना और दोस्तों धन संपदा लूटना। और सेम यही उद्देश्य था अरबों का। अरब भी जो थे, मोहम्मद बिन कासिम भी था, उसने भी दोस्तों मुल्तान को लूटा था और स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। और उस समय उसने दिरहम नामक सिक्का भी चलाए थे, और उनसे हम लोगों ने सीखा भी था ऊँट पालना, खजूर की खेती करना, ये बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी थी। और उन्होंने भारत पर आकर दिरहम नामक सिक्का भी चलाए थे। इसी प्रकार से दोस्तों मोहम्मद गौरी क्या था कि मोहम्मद गौरी भी भारत पर आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी भी भारत पर आक्रमण करता है, कई आक्रमण करता है, कई प्रकार से आक्रमण करता है। और कुछ आक्रमण इसके प्रसिद्ध भी है, 2-3 आक्रमण है, जैसे तराइन का युद्ध, आपका तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। और आपने सुना होगा कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक इसी का गुलाम था दोस्तों। बख्तियार खिलजी, जो दोस्तों बख्तियार खिलजी जिसने पंजाब के नालंदा विश्वविद्यालय के बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों नष्ट किया, वो भी इसी का था। यालदौज भी इसी का था दोस्तों। और कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा, वो भी दोस्तों इसी का गुलाम हुआ करते। इसके 4 गुलाम थे जो भारत आए थे साथ में, तो उसको अलग अलग दिए थे। और दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला जो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी इसी का गुलाम हुआ करता है। तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं कि सबसे पहले क्या करता है कि ये गौड़ साम्राज्य की स्थापना करता है। क्या करता है दोस्तों, गौड़ साम्राज्य की स्थापना करता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये 1175 में, कब दोस्तों 1175 में ये मुल्तान पर आक्रमण करता है। इसका जो आक्रमण था मुल्तान पर आक्रमण था। उसके बाद आता है दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट है, 1178 में आक्रमण करता है दोस्तों। कहाँ पर, 1178 पर आक्रमण करता है। कहाँ पर करता है, गुजरात पर। कहाँ पर करता है दोस्तों, गुजरात पर। तो थोड़ा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी। उस समय यहाँ के शासक कौन थे, उस समय दोस्तों थे भीमदेव, बताया था ना दोस्तों, भीमदेव द्वितीय थे। कौन थे दोस्तों, भीमदेव द्वितीय थे। भीमदेव द्वितीय के ऊपर गुजरात पर आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में। और इसकी जो संरक्षिका थी उस समय दोस्तों, संरक्षिका, इनकी संरक्षिका माता नयिका देवी थी। क्या थी दोस्तों, नयिका देवी। इनकी संरक्षिका, इनकी माता ही थी जो इनके संरक्षण कर रही थी। भीमदेव द्वितीय थे, उनके माता नयिका देवी इनकी संरक्षिका थी। तो उस समय क्या होता है कि मोहम्मद गौरी और भीमदेव प्रथम, मोहम्मद गौरी और भीमदेव द्वितीय के बीच में युद्ध होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, माउंट आबू पर होता है। माउंट आबू पर युद्ध होता है। और उस समय मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी की दोस्तों हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी की बहुत बड़ी हार मानी जाती है। 1178 में गुजरात पर जो भीमदेव के खिलाफ युद्ध किया था, तो बहुत बड़ी हार हो गई थी। इसकी सबसे पहली हार भी मानी जाती है दोस्तों। इसकी पहली जो हार है भारत पर, वो यही है, गुजरात को 1178 पर भीमदेव के खिलाफ जो करता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब हार पर कर लेता है, तो इसके इसी बीच पे क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो शासक हुआ करते थे, और पृथ्वीराज चौहान जो बहुत बड़े शासक थे। और दोस्तों एक था राजा जयचंद। क्या था दोस्तों, राजा जयचंद। अब राजा जयचंद की जो लड़की थी दोस्तों, राजा जयचंद की जो लड़की थी और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में दोस्तों जो संबंध था, वो राजा जयचंद को स्वीकार नहीं था। क्या था दोस्तों, राजा जयचंद को स्वीकार नहीं था, क्योंकि उसकी लड़की और पृथ्वीराज चौहान के बीच में संबंध है, तो वो उसको स्वीकार नहीं था। तो इसने क्या किया, राजा जयचंद ने दोस्तों मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया। मोहम्मद गौरी को भारत पर इनवाइट किया कि आप आइए। क्या कीजिए दोस्तों, आप आइए, और आने के बाद में आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कीजिए, चढ़ाई करिए, आक्रमण करिए पृथ्वीराज चौहान पर। तो ये मोहम्मद गौरी राजा जयचंद की बात मान लेता है। जब राजा जयचंद की बात मान लेता है, तो फिर क्या होता है दोस्तों, ये आता है चढ़ाई करने। अब चढ़ाई करने जब आता है, तो पहली बार चढ़ाई करता है 1191 में।
1191 ईस्वी में, और इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा दोस्तों, 1191 में करता है। और इसी को जानते हैं तराइन का युद्ध, तराइन के युद्ध से, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो था दोस्तों, इसी को माना जाता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तराइन का जब प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है, क्योंकि उस समय बहुत ही बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे, चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है, क्या होती है दोस्तों, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। हारने के बाद मोहम्मद गौरी फिर वापस अपने साम्राज्य पर चला जाता है। उस जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि अगर मोहम्मद गौरी वापस चला गया हार करके, तो पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे वो खुश हो गए, उन्होंने निश्चिंत हो गया कि चलो अब वो चला गया, हार कर चला गया। लेकिन इसके मन में वो हार बर्दाश्त नहीं, और ये जाकर के वहाँ पर इसने अपनी सेना को मजबूत किया और अपनी सेना पर खर्च किया। लेकिन जो ये खर्च कर रहा था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इससे परिचित नहीं थे, वो सोच रहे थे अब तो हार गया, अब लौट कर नहीं आएगा। लेकिन मोहम्मद गौरी दोबारा, देखिए दोस्तों, दुश्मन को अपने कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्या पता वो लौट कर गया है तो हो सकता है कि ज़्यादा मजबूती के साथ है। आपने सुना हो कि शेर अगर 2 कदम पीछे ले तो दोस्तों जरूरी है कि वो आगे छलांग लगाएगा। वैसे हालांकि ये शेर तो नहीं था, लेकिन फिर भी दोस्तों बताते एक हिसाब से बता रहे हैं कि अगर कोई पीछे हट रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे डर गया, हो सकता है वो नई योजना बना करके आ रहा हो। तो सेम टू सेम यही काम करता है वो दोस्तों अगले साल, ज़्यादा दिन नहीं, अगले ही साल 1192 ईस्वी में, अगले साल वो तराइन का द्वितीय युद्ध, जब तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, तराइन का द्वितीय युद्ध, अगले ही साल 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध, अगले साल चढ़ाई कर देता, तुरंत मोहम्मद गौरी अगले ही साल चढ़ाई कर देता है। तो इस समय फिर देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ में प्रिपेयर होकर जा रहे हैं, आप एक बार उससे कुछ सीख रहे हैं, तो 99% चांस आपके बढ़ जाते हैं कि आपकी जीत होगी। और वही हुआ, मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में फिर से रहा, पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर से हुआ। और इस बार क्या हुआ दोस्तों, इस बार मोहम्मद गौरी की जीत हुई, इस बार मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और पृथ्वीराज चौहान हार गए। मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये अपनी जीत हार से कुछ सीख कर आया, ये अपनी हार से कुछ सीख कर आया। ये गया वहाँ और उसने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन उसी के विपरीत पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे भारत के, उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया, सोचा कि चलिए ठीक है, जो हो गया हो गया। अब क्या होता है कि मोहम्मद जब चौहान हार जाता है तो चौहान को ऐसा दोस्तों बताया जाता है, पृथ्वीराज चौहान के एक जो कवि थे, इसके दरबार के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, जिनका नाम था चंद बरदाई। क्या नाम था दोस्तों? चंद बरदाई। और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना भी है पृथ्वीराज रासो। तो उसमें बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था और इसको अपने साथ अपने गजनी ले गया था। और क्या होता है कि अपने साथ अपने गजनी ले गया। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि अगर हम बुलाते हैं किसी को तो किसी पर वो आक्रमण कर देता है, उसके बाद में फिर अपने आप को भी थोड़ा डर रहता है। तो सेम टू सेम यही हुआ कि मोहम्मद गौरी को इनवाइट किसने किया था? मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था राजा जयचंद ने, राजा जयचंद ने। लेकिन हुआ क्या कि जब मोहम्मद गौरी देखा कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, चौहान के सबसे प्रतापी राजा जो थे पृथ्वीराज चौहान, उसको हरा दिया, यानी कि उसकी मजबूत पकड़ हो गई भारत पे, तो इसके दिमाग में आया कि क्यों ना राजा जयचंद से लड़ाई ली। अब इसी ने बुलाया दोस्तों, क्या हुआ कि इसी ने बुलाया, अपने लिए कांटे वो दिए, इसी ने बुलाया और इसी पर चढ़ाई कर दी 1194 में। कब दोस्तों? 1194 ईस्वी में जब इस पर और इसकी लड़ाई हुई तो इनके लड़ाई को बोला गया चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ इनके बीच में, चंदावर का युद्ध हुआ। अब राजा जयचंद ने बुलाया, लेकिन क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने इसी के ऊपर चढ़ाई कर दी,
इसी के ऊपर चढ़ाई कर दिया और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ों दूसरों का हराने के चक्कर में हम अपनी सुरक्षा तक नहीं कर पाते। तो सेम टू सेम यही हुआ राजा जयचंद के साथ में। तो अब राजा जयचंद पर कर दिया गया दोस्तों। अब क्या होता है कि सारी जगह जीत ली, उसके बाद में इसके आते हैं 4 गुलाम। इसके दोस्तों कितने गुलाम थे? 4 जो गुलाम थे, 10, 4 गुलाम थे। 4 गुलाम दोस्तों नंबर 1 पे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे पे आता है दोस्तों कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा। तीसरे में आता है दोस्तों यालदौज। और चौथे पे आता है आपका बख्तियार खिलजी। कौन आता है दोस्तों? बख्तियार खिलजी। अब क्या होता है दोस्तों, और एक चीज आप जान लीजिए कि मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान पर जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसके बाद जब जीत हो जाती है, तो ये क्या करता है दोस्तों, भारत पर इसने देहलीवाल के सिक्के चलवाए थे। देहलीवाल के सिक्के, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, गणेश लक्ष्मी के सिक्के भी इन्हीं को कहा जाता है। देहलीवाल के सिक्के इसने चलवाए थे मोहम्मद गौरी ने भारत पर, इसी को गणेश लक्ष्मी के सिक्के भी कहा। अब देखो दोस्तों, इसके 4 गुलाम थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा कुबाचा, तीसरा यालदौज और चौथा बख्तियार खिलजी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों क्या था कि इसको मिल गया था दिल्ली लाहौर अजमेर। दिल्ली लाहौर अजमेर की इसको दोस्तों दे दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली का बना दिया गया था। उसके बाद बख्तियार खिलजी जो था दोस्तों, बख्तियार खिलजी को पंजाब दे दिया गया था, पंजाब बिहार। तो इसके नाम से तो आप परिचित होंगे दोस्तों। ये बख्तियार खिलजी वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा का विश्वविद्यालय की दोस्तों जलाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था कि दिल्ली साम्राज्य की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? दिल्ली साम्राज्य की। दिल्ली साम्राज्य की स्थापना करता है, लेकिन है कौन? मोहम्मद गौरी का गुलाम है। कौन है दोस्तों? मोहम्मद गौरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों कल से आपके लिए दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये सारा दोस्तों आपका खत्म हो जाए। तुर्क साम्राज्य, अब कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज करेगा भारत पर। तो इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने दिल्ली साम्राज्य की स्थापना की। तो कल से आपको दोस्तों दिल्ली साम्राज्य की स्थापना होगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो और जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। और दोस्तों हम बता दें कि हमारे चैनल पर स्टडी SSC MTS की दोस्तों एक डेली प्रीवियस ईयर की सेट पेपर चल रहा है। तो अगर आपका MTS का पेपर लगा हुआ है या नहीं भी लगा हुआ है, आपको स्टैटिक जीके तैयार करना है, तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर लगाइएगा। 25 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी एडवांस जानकारी दी जाती है, अतिरिक्त जानकारी उसमें भी दी जाती है। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।